नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि इसके माध्यम से ही संस्थान को थोड़ा बहुत जो भी इनकम होता है जिससे संस्थान हमारा सर्वाइव करता है। तो ठीक है, आप अपना ध्यान पढ़ाई पर दें और साथ में अगर कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो उसे भी पूरा देखें। तो ठीक है, हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंतर्गत चल रहा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का भौगोलिक कैलेंडर। और इससे संबंधित हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसी का हम आज संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन करते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस जियोलॉजिकल हिस्ट्री का जो कैलेंडर है उसे। तो ठीक है, एक बार संक्षेप में इसे देखते चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको 2 पार्ट में कवर कर लिया है। तो हमने कहा इस पूरे पृथ्वी के इतिहास को 2 भागों में विभक्त करता है, एक आजोइक यानी अजैविक और एक है फेनरोजोइक यानी जैविक कालखंड। और इस अजैविक कालखंड को हम लोग प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, जबकि फेनरोजोइक को हम लोग वहाँ पे 3 पार्ट में बांटते हैं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। तो इन सब पार्टों को आप याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से संबंधित दूसरा भी कैलेंडर था। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट में लिखे गए थे, जैसे 600 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी शीतल हुई है, ठोस रूप को धारण किया है और उसी के परिणाम स्वरूप आर्कियन है, अरावली है और धारवाड़ जैसी संरचनाओं का फॉर्मेशन हुआ है। और फिर कालक्रम में जब जलवायु कारक इस पे प्रभावी होते हैं तो लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो जो प्राथमिक चट्टान थी उसका अपक्षयन और अपर्दन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो दूसरी अवसादी संरचनाएं बनी हैं उन्हीं का नाम है कुडप्पा और विंध्यन, जो कुडप्पा बेसिन और विंध्यन बेसिन से निकलती हैं। लेकिन उनका फॉर्मेशन कब हुआ है? आज से लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो। फिर यह कालखंड चलता रहता है और लगभग आज से 270 मिलियन वर्ष पहले की घटना है कि जब पैंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है। किसका विखंडन प्रारंभ होता है? पैंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है और वही कालखंड है जिसको हम कहते हैं परमो कार्बोनीफेरस, यानी पहला हिम युग। यह कब का है? 270 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। फिर 200 मिलियन पे आते हैं और 200 मिलियन में ही पैंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभक्त होती है। साथ में बीच में खुलता है एक टेथिस सागर। फिर आगे कालक्रम बढ़ता है और आगे बढ़ने के दौरान लगभग 180 मिलियन ईयर एगो नॉर्थ अटलांटिक यानी अंगारा लैंड का विभाजन होता है। दक्षिणी उत्तरी अमेरिका यूरोप से अलग हो जाता है और बीच में बनता है अटलांटिक ओशन, लेकिन कौन सा? नॉर्थ वाला। और 180 मिलियन ईयर्स एगो साउथ अफ्रीका का भी, या हम कह सकते हैं अफ्रीका का भी विभाजन हो जाता है और बनता है साउथ अटलांटिक ओशन, साथ में इंडियन ओशन। क्योंकि अफ्रीका से एक पार्ट अलग होकर के पश्चिम की तरफ जाता है जिसका नाम है साउथ अमेरिका, और एक पार्ट अलग होकर के उत्तर की तरफ जाता है जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और बीच में क्या है? इंडियन ओशन। और उसी दौरान क्या होता है? कार्लसबर्ग रिज बनता है, 90 डिग्री ईस्ट रिज बनता है। तो ये सब घटनाएं कब की हैं? 120 मिलियन ईयर्स एगो की घटनाएं हैं। फिर आप देखते हैं करीब 100 मिलियन वर्ष ईयर एगो क्या होता है? यहाँ पर जो घटना घटित होती है वह है कि भारत जो है आज वर्तमान की स्थिति से लगभग 20 डिग्री साउथ में था, यानी वह कहाँ था? मकर रेखा के समीप था, जबकि वर्तमान में कहाँ पर है? कर्क रेखा के समीप है। इसलिए भारत में आप देखेंगे परिहिमानी के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, विषुवत-रेखीय जलवायु के भी साक्ष्य मिलते हैं और साथ में कर्क रेखा से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो भी देखने को मिलते हैं। फिर लगभग आज से 80 मिलियन ईयर्स एगो की घटना है जब कार्लसबर्ग रिज और 90 डिग्री ईस्ट रिज का फॉर्मेशन होता है। और यह तब होता है कि जब इंडियन प्लेट द्रास के समीप यूरेशियाई प्लेट से टकराती है। तब द्रास कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो भारतीय प्लेट जब यूरेशिया की तरफ यानी उत्तर और पूरब की तरफ आगे बढ़ती है
तो द्रास के समीप यूरेशियाई प्लेट से टकराती है और उसी टक्कर के परिणाम स्वरूप, मतलब एक घटना उसी दौरान है जब टक्कर हुई थी, उसी दौरान क्या क्या बना है, कार्ल्सबर्ग रिज भी बना है और 90 डिग्री ईस्ट रिज का भी फॉर्मेशन हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे करीब 70 मिलियन ईयर्स एगो काराकोरम रेंज बनता है। जब टकराएगी तो सबसे पहले कौन बनता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है कौन, काराकोरम। तो काराकोरम का फॉर्मेशन होता है और काराकोरम फॉर्मेशन के साथ साथ जो भारत का दक्षिण वाला पार्ट है, यहाँ पर भ्रंशन की एक्टिविटीज हो जाती है, क्योंकि जब कोई चीज़ टकराती है तो उसके कारण जो टेंशनल फोर्स जनरेट होता है, उस टेंशनल फोर्स के कारण भारतीय प्लेट क्रैक हो जाती है और उस भ्रंश में जैसे नर्मदा भ्रंश है, तापी भ्रंश है, महानदी भ्रंश है, गोदावरी भ्रंश है, ये सारे भ्रंश बन जाते हैं। तो भ्रंश है और साथ में द्रास के समीप भारतीय प्लेट जब टकराई है और उससे बना क्या है, काराकोरम रेंज यानी ट्रांस हिमालय। तो वहाँ भारतीय प्लेट के सबडक्शन से जो मैग्मा बना, वह मैग्मा पृथ्वी के नीचे नीचे यानी प्लेट के नीचे नीचे साउथ की तरफ मूव करती है और इंडियन ओशन में जो बना हुआ रिज है कार्ल्सबर्ग या 90 डिग्री ईस्ट रिज, वहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। लेकिन बीच में चूंकि भारतीय प्लेट में बहुत से फ्रैक्चर्ड हो गए हैं, तापी, महानदी या फिर कह सकते हैं नर्मदा, गोदावरी, तो इन्हीं भ्रंशों के सहारे कुछ मैग्मा बाहर निकल जाते हैं। यानी मैग्मा का उद्गार भी होता है कब, लगभग आज से 70 मिलियन वर्ष एगो की बात है। तो ये सब घटनाएं होती हैं। फिर लगभग आज से 50 मिलियन वर्ष ईगो यानी ओलिगोसीन का जो पीरियड है, कौन सा पीरियड है, ओलिगोसीन। और ओलिगोसीन में क्या होता है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट फिर से रीयूनाइट हो जाती है। पहले क्या था, पहले एक साथ भारतीय और यूरेशियाई प्लेट अफ्रीका से अलग होकर के उत्तर की तरफ मूव करना शुरू किया, लेकिन बीच में क्या होता है, फिर इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आपस में सेपरेट हो जाती हैं, टूट करके दूर होती हैं, लेकिन फिर भौगोलिक घटनाओं के कारण फिर एक साथ यूनाइट हो जाती हैं और फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे तो फिर से क्या हो जाएगी, यह अलग हो जाएगी। यानी ये जो संरचनाएं हैं यह अस्थाई नहीं है, अस्थाई हैं, लगातार बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो उसी का एक परिणाम है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है यह कई बार एक दूसरे से जुदा भी हुई हैं और एक दूसरे से मिली भी हैं। तो यह उसी की बात कर रहा है कि जो इंडो प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट है यह फिर से रीयूनाइट हो गई है। कब, लगभग आज से 50 मिलियन वर्ष एगो की बात है। और ये पीरियड कौन सा था, ओलिगोसीन। और ओलिगोसीन की अगर बात करें तो यह किसका पार्ट है, सीनोजोइक। और सीनोजोइक का टर्शियरी है। टर्शियरी में कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे था पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। तो यह ओलिगोसीन की बात है, यह ओलिगोसीन की घटना है। फिर बढ़ते हैं लगभग आज से 40 मिलियन वर्ष ईगो और पीरियड क्या है, इयोसीन का पीरियड है। तो यहाँ पर इयोसीन भी है और साथ में ओलिगोसीन है, दोनों है, क्योंकि इयोसीन का लास्ट फेज है और ओलिगोसीन की शुरुआत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चूंकि आप ये कहेंगे कि पहले इयोसीन है फिर ओलिगोसीन है, भाई हमने टर्शियरी कालखंड में यही पढ़ा है, क्या पैलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है। तो इयोसीन पहले आना चाहिए, ओलिगोसीन बाद में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है कि जो ओलिगोसीन है इसको हमने पहले लिख दिया, इयोसीन बाद में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी घटना यहाँ पर लिखी गई है लगभग आज से 40 मिलियन वर्ष एगो, यह घटना शुरू मान ली जाती है इयोसीन में, लेकिन उसका कंप्लीट रूप कब देखने को मिलता है, ओलिगोसीन में, जो कि ओलिगोसीन क्या है, बाद की घटना है। तो इयोसीन केवल यहाँ पर बस संक्षेप में है कि इसकी शुरुआत इयोसीन में हो गई है, लेकिन कंप्लीट फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ओलिगोसीन में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद की यह घटना है, इसके पहले की यह घटना नहीं है। तो इयोसीन यहाँ पर सिर्फ यह दिया गया कि इसकी शुरुआत इयोसीन में हो गई है, लेकिन कंप्लीट फॉर्मेशन कब होता है, ओलिगोसीन में होता है। तो ठीक है, कब की घटना है, लगभग आज से 40 मिलियन वर्ष एगो की बात है। और होता क्या है, यहाँ पर ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हमने देखा भी है कि ग्रेट हिमालय साथ में यमसीटी का फॉर्मेशन होता है। फिर आते हैं तो वहाँ पर लघु हिमालय और EMBF का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके लिए कल हमने पूरा जो इसके पहले वाला पार्ट था उसमें हमने डिटेल में देखा था। ठीक है, लगभग आज से 14 मिलियन वर्ष ईगो मिडिल हिमालय और साथ में यहाँ पर है इंडो ब्रह्म जो रिवर है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी आज की तरह नहीं इसका पैटर्न था। पहले ये जो नदी है यह क्रॉस करके अरब सागर की तरफ जाती थी,
लेकिन जब अरावली का उत्थापन हुआ तो उसके कारण आप देखेंगे मालदा गैप नीचे जाता है और जो ब्रह्मपुत्र नदी पहले अरब सागर की तरफ मूव करती थी वह मालदा गैप के सहारे कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यह उसी की बात कर रहा है, लेकिन ये सब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में सीखेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ पर बस अभी संक्षेप में डिस्कशन किया जा रहा है कि कौन कौन सा एक्टिविटीज इस पृथ्वी पर कब कब हुई है, उसका संक्षेप यहाँ पर विवरण है। फिर दिया है लगभग आज से 75,000 साल पहले की बात है और पीरियड था प्लियोसीन। कौन सा पीरियड है, प्लियोसीन, यानी टर्शियरी कालखंड का यह लास्ट फेज है। और इस समय कौन सी घटना हुई है, शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ है, मालदा गैप बना है और जो ब्रह्मपुत्र नदी पहले जाती थी अरब सागर की तरफ वह अपना ड्रेनेज पैटर्न बदल करके किधर जाना शुरू कर दी है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाना शुरू कर दी है। उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। और साथ में एक पॉइंट और दिया गया है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है यह फिर से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। यानी इंडियन प्लेट जो है यह उत्तर और पूरब की तरफ मूव कर रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया प्लेट आप देखेंगे तो भारत यानी भारतीय प्लेट के परिप्रेक्ष्य में यह धीरे धीरे साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो ठीक है, यानी अब ये फिर से क्या हो रही है, जुदा हो रही है भारतीय प्लेट से। और बीच में कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, 90 डिग्री ईस्ट रिज। तो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई, भारतीय प्लेट को ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से अलग करने वाली जो संरचना है उसका नाम क्या है, 90 डिग्री ईस्ट रिज। जबकि जो कार्लसबर्ग रिज है यह किसको अलग करता है, अफ्रीका को इंडियन प्लेट से अलग करने वाली संरचना का नाम है कार्लसबर्ग रिज। उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर आपको इमेज भी दिए गए हैं, उस इमेज को क्या करना है, आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह पूरे विश्व का एक इमेज है जिसमें प्लेट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको आप ध्यान से देखिए। यह आपका अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, यह अफ्रीका है, यह पूरा एशिया है, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह प्रशांत महासागर है। यही आप देखेंगे इंडियन ओशन जो है, इसी इंडियन ओशन का जो यहाँ पर पार्ट आप देख रहे हैं एक रिज है। रिज मतलब होता है कटक, और इसके बारे में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में सीखेंगे। यानी जब भ्रंश होता है, भ्रंश के सारे कुछ मैग्मा बनता है और यह मैग्मा ही क्या होता है, एक संरचना का फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग कटक कहते हैं, जो लंबी होती है, सक्रिय होती है और महासागरीय नितल की सबसे ऊंची संरचना होती है। तो ठीक है, जैसे दीवार टाइप की संरचना आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर यह जो संरचना है इसी का नाम क्या है, कार्लसबर्ग रिज है, जो इस अफ्रीका वाली प्लेट को इंडियन प्लेट से क्या करती है, अलग करती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये जो है इसी का नाम है 90 डिग्री ईस्ट रिज, और यह 90 डिग्री ईस्ट रिज क्या करता है, इस इंडियन प्लेट को इस ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग करता है। तो यह उसी की बात कर रहा है। और यह जो पूरा पार्ट जो महाद्वीप है यह शुरू में क्या था, इस साउथ पोल के पास था जिसका नाम था पैंजिया, और इसी का विखंडन हुआ था। जो उत्तर वाला पार्ट था इसी का नाम अंगारा लैंड है, जो साउथ का पार्ट उसी का नाम क्या है, गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड ही टूट करके यूरेशिया बनता है और नॉर्थ अमेरिका बनता है, और गोंडवाना लैंड टूट करके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बनता है। इन सब के क्या प्रमाण है, कैसे प्रमाण है, वो सब वेगनर के सिद्धांत में हम लोग सीखेंगे। और यही बीच में जो था यही था टेथिस सी। क्या है टेथिस सी, लेकिन इसका विस्तार काफ़ी लंबा था। लेकिन यहाँ पर जो टेथिस भूसरणी थी यहाँ पर बन गया है हिमालय, और इधर वाले में अभी भी वर्तमान में क्या है, जिसका नाम है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर आज का जो है यह अतीत में क्या था, टेथिस सी था, लेकिन आज वही क्या है, भूमध्य सागर है। तो ठीक है, इसी से संबंधित अगर आप चाहें तो एक इमेज और देख सकते हैं जिसमें केवल इंडिया के बारे में दिया गया है, या तो पूरे अर्थ का है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और इन्हीं सबको अलग करने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब तक तो हमने पूरे पृथ्वी के बारे में सीखा है कि पूरी पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं कब कब किस किस कालखंड में हुई हैं।
लेकिन अब हम स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। चीज़ें वही हैं, थोड़ा बहुत खाली अंतर रहेगा। जैसे अब तक पूरे अर्थ के बारे में देख रहे थे तो ठीक है, लेकिन अर्थ का एक पार्ट भारत भी है। तो अब जो हमारा डिस्कशन होगा या भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा, यानी इसमें भारत से संबंधित कुछ चीज़ें स्पेशली दी जाएंगी आपके लिए, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जबकि बहुत से पॉइंट सिमिलर हैं, कुछ विशेष अंतर नहीं है। जैसे सबसे पहला पॉइंट वही है कि लगभग आज से 600 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ है, पृथ्वी ठंडी हुई है। ठोस रूप को धारण किया है, आर्कियन, अरावली, धारवाड़ की संरचनाओं का फॉर्मेशन हुआ है। लगभग 500 मिलियन वर्ष एगो क्या होता है, प्रारंभिक या मौलिक चट्टानों का वेदरिंग होती है, अपर्दन होता है और सेकेंडरी रूपांतरित चट्टान बनती है, जिसमें धारवाड़ है, कुडप्पा है और विंध्यन है। तो उसकी बात होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, अब इसी में स्पेशल पॉइंट क्या लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। स्पेशल यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जब यह सॉलिडिफिकेशन हुआ है तो यहाँ पर आर्कियन है। क्या? आर्कियन। और आर्कियन के साथ साथ कौन सी संरचनाएं इसमें? नीस है। क्या है? नीस है, ग्रेनाइट है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी चट्टान में ग्रेनाइट के साक्ष्य मिलते हैं या नीस के साक्ष्य मिलते हैं तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यह संरचना आर्कियन युगीन है। क्या है? आर्कियन युगीन है। इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन चट्टान पाई जाती है, लेकिन आधारभूत चट्टान है, मौलिक चट्टान है जो उसके बेस में है, जबकि सतह पर ये चट्टानें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि सतह पर लगातार जलवायुकारी कारक अपना कार्य किए हैं, वहाँ पर कई प्रक्रम हुए हैं, उनकी वेदरिंग हुई है, उनका अपर्दन हुआ है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उनका रूपांतरण हुआ है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हुई है। लेकिन सतह पर जो हमें संरचना देखने को मिलती है वह मौलिक संरचना नहीं है। मौलिक संरचना काफ़ी गहराई में है जो आर्कियन है। कौन सी हैं? आर्कियन है। और उसमें कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं? नीस हैं और ग्रेनाइट हैं। यह इसकी मौलिक चट्टानें हैं जो देखने को मिलती हैं। साथ में अरावली है जो एक मोड़दार पर्वत है, यह भी इसी समय की घटना है। फिर इसी में आप देख रहे हैं कि जब इनका लेवलिंग होता है यानी समतलीकरण किया जाता है, यानी कटाव और पटाव किया जाता है, तो उससे जो संरचनाएं बनती हैं उसमें कौन है? धारवाड़ है। कौन है? धारवाड़ ग्रुप आता है। और यह कब की घटना है? आपको हमने बताया था कि सबसे पहले कौन सी है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। सबसे पहले आर्कियन है, उसी संबंधित अरावली है, और उसी के लेबलिंग यानी कटाव छटाव से कौन सी दूसरी संरचना बनती है? धारवाड़। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मिनरल्स किसमें पाए जाते हैं? आर्कियन में। क्यों? क्योंकि वह आग्नेय चट्टान है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा संगठित है और काफ़ी गहराई में पाई जाती है, इसलिए उसका आर्थिक दोहन नहीं हो पाता है, जबकि पूरे प्रायद्वीपीय भारत के बेस में वही है। तो मौलिक चट्टानों के ही समतलीकरण से जो दूसरी संरचना बनती है उसका नाम है धारवाड़। यह भी खनिज संसाधनों से रिच चट्टान है, जिसका रूप क्या हो गया है? आज बदल चुका है। प्रारंभ में कैसी थी? यह पूरी तरीके से औषधि थी, लेकिन वर्तमान में इसका रूपांतरण हो गया है। और यह औषधि तो है ही, लेकिन इसमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा रिच मानी जाती है। तो जहाँ जहाँ पर धारवाड़ की संरचना देखने को मिलेगी वहाँ पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और वहीं पर भारत के प्रमुख जो खादान हैं वे उपस्थित हैं, चाहे वे लोहे की खादान हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे कापर हो, चाहे एल्युमिनियम हो। जितने भी खादान हैं सब इन्हीं धारवाड़ संबंधित चट्टानों से संबंधित हैं। अगर धारवाड़ नहीं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है या तो आर्कियन होगा, ग्रेनाइट की चट्टान होगी, नीस की चट्टान होगी, जो खनिज संसाधनों से रिच हैं। तो ठीक है, आगे हम देख लेंगे अभी कि ये चट्टानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो यह सबसे पहली घटना है भारत के परिप्रेक्ष्य में। फिर आप आगे बढ़ते हैं, यानी यही भारत है और यहीं पर जितनी चट्टानों का हमने नाम बताया है कि जैसे हमने कहा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, आगे हम विस्तार के क्षेत्र को भी लिखित रूप में देखेंगे। लेकिन उसका यह एक इमेज है, आप चाहें तो इस इमेज के माध्यम से उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसका एक
यहाँ पर दिया इंडेक्स दिया है जिसके माध्यम से हम समझते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी संरचनाएं हैं। वैसे पूरे प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है मौलिक रूप से वो क्या है, आर्कियन है। लेकिन इसी आर्कियन में बलन से क्या बनता है, अरावली बनता है। कौन बनता है, अरावली बनता है। और इसी प्राथमिक चट्टान का जब लेबलिंग होता है, समतलीकरण किया जाता है, तो उससे बनती है धारवाड़। क्या बनती है, धारवाड़। तो यहां देखेंगे आप, जो धारवाड़ है और कुडप्पा है, तो धारवाड़ और कुडप्पा का देखिए यहां पर दिखा है एक डेक्कन ट्रैप है। क्या है, ये दक्कन ट्रैप है। फिर यहां पर देखिए आप लिख रहा है एक ग्रेनाइट की है, ये कुडप्पा है, ये भी कुडप्पा है। तो आप देखिए इस इमेज को आप एक बार आराम से देखिएगा, क्योंकि आगे जब हम पॉइंट लिखेंगे, जैसे कहा जाएगा छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर कहाँ है, यहाँ पर है। अरावली कहाँ पर है, यहाँ पर है। सतपुड़ा यहाँ पर है। मेघालय यहाँ पर है। तो कम से कम आप उन क्षेत्रों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखे रहिएगा, जिसके बारे में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं जब पर्वतीय संरचना देख रहे थे तब। तो यदि आज इसके विस्तार की हम बात करेंगे कि यह संरचना यहाँ यहाँ पाई जाती है, तो इस इंडेक्स के सहारे आप देखिएगा ही देखिएगा। साथ में जो हम पहले वाला टॉपिक कवर किए हैं पर्वतीय संरचना का प्रायद्वीपीय भारत का, उसको भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस इमेज का आप इस्तेमाल करिएगा जैसे जैसे आपको करना होगा। ठीक है, उसी का यह इंडेक्स है। इसी में है कुडप्पा। कुडप्पा देख रहे हैं हल्का ग्रे कलर है। फिर यहाँ पर है प्री कैम्ब्रियन है, गोंडवाना है, विंध्यन है, टर्शियरी है। तो ठीक है, सबके बारे में एक इमेज दिया है। और सबसे बेहतर है कि आपके एटलस, जो ऑक्सफोर्ड का एटलस है स्टूडेंट वाला, वहाँ पर भी इससे संबंधित जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ करके या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया करके दिया गया है, उसको जा कर के देखिएगा। वहाँ पर कौन कौन सी चट्टान कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उनका बहुत अच्छा इमेज दिया गया है। उसको आप जा कर के विजुलाइज करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितना ही देखेंगे उतना आपको स्पष्टता होती चली जाएगी। फिर भी हम यहाँ पर लिखित रूप में देखेंगे कि कौन कौन सी संरचना कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। यह उसी का एक विस्तृत इमेज है कि जो हमने कहा कार्लसबर्ग रिज है और 90 डिग्री ईस्ट रिज है। तो यहाँ पर यह अफ्रीका है और यह इंडिया है, और इसी बीच में पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है यही है आपका, यहाँ पर ये है कार्लसबर्ग रिज आता है, और इधर की जो संरचना इसी का नाम है 90 डिग्री ईस्ट रिज है। तो एक तरफ 90 डिग्री ईस्ट रिज है और एक तरफ कार्लसबर्ग रिज है, और यही अफ्रीका से भारत अलग होकर के आज उत्तर और पूर्व की तरफ गतिशील है। और इसी इंडियन प्लेट से अलग होकर के अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया आज दूर जा रहा है। और कहाँ से अलग हो रहा है, 90 डिग्री ईस्ट रिज से। तो यह उसी से संबंधित इमेज है कि जिससे आपको थोड़ी स्पष्टता मिलती जाए कि कौन सा इमेज कहाँ पर है। वैसे डिटेल जानकारी भी इसके बारे में हम लोग अपने मेन टॉपिक में करेंगे, चाहे वह जियोमॉर्फोलॉजी का हो, चाहे ओशनोग्राफी का हो, उन सब में हम लोग देखेंगे। अभी तो बस आपको बेसिक आइडिया दी जा रही है। तो ठीक है, यह भी भारत का एक इमेज है कि कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ पर हैं, उसी के बारे में दिया गया है। लेकिन ठीक है, हम लोग लिखित रूप में देखने का प्रयास करते हैं। हमने कहा सबसे पहले पृथ्वी ठंडी होती है, ठोस रूप धारण करती है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, इन सब संरचनाओं का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सबसे पहले बनती है आर्कियन, उसी से अरावली, फिर समतलीकरण से धारवाड़ बनती है। और जब इन अवसादों का कुडप्पा बेसिन में, विंध्यन बेसिन में डिपॉजिट किया जाता है, तो उससे जो बलन की क्रिया से रेंज निकलती है, एक होती है विंध्यन रेंज और एक होती है कुडप्पा रेंज। तो यह उसी के बारे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर है कैलकेरियस डिपॉजिट, यानी जो चूना युक्त अवसाद हैं, इनका डिपॉजिट किया जाता है कहाँ पर, आप कहेंगे कि विंध्यन और कुडप्पा बेसिन में किया जाता है, जियोसिंक्लाइन में किया जाता है। और वहीं से दो संरचनाएं निकलती हैं, विंध्यन रेंज और कुडप्पा रेंज। लेकिन ये घटना कब की है, लगभग आज से 500 मिलियन वर्ष एगो की घटना है, यानी पहले की घटना है। कालखंड कौन सा है, कैम्ब्रियन। जबकि इसकी पहले की घटना कौन सी थी, प्री कैम्ब्रियन, यानी आर्कियन, अरावली, धारवाड़ कब की घटना है, प्री कैम्ब्रियन की है। और जबकि कैलकेरियस डिपॉजिट की अगर हम बात करें, यानी जिसमें आपकी कुडप्पा है और विंध्यन है, तो यह कब की बात है, कैम्ब्रियन पीरियड की बात है, जो आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले की घटना है। फिर बात करता है पर्मो कार्बोनिफेरस,
यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर आप पहले बताए थे कि ये तो अजोइक का कालखंड है, लेकिन यहाँ पर लिखा है फेनरोजोइक से संबंधित, क्योंकि आप देख लीजिए जो कैम्ब्रियन है या तो फेनरोजोइक का जो सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में सबसे पहला कालखंड का नाम क्या है? कैम्ब्रियन है। तो ये तो कैम्ब्रियन से संबंधित हो गया। जबकि हम लोग पहले पार्ट में क्या देखे थे कि जो अरावली है, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन सब किसकी पार्ट है? प्री कैम्ब्रियन का पार्ट है। हमने कहा था कि जो धारवाड़ और कुडप्पा और विंध्यन है वास्तव में एक ट्रांजिशन फेज में है। क्या है? ट्रांजिशन फेज में है, यानी ऐसा नहीं कि यह पूरी तरीके से अजैविक है या पूरी तरीके से जैविक है, क्योंकि वहाँ पर चूना युक्त अवसाद पाए गए हैं, कुछ साक्ष्य पाए गए हैं जिससे जीवन की कुछ कल्पना की जाती है। तो इसलिए उनको कभी कभी जीवन में भी रख दिया जाता है, कभी कभी जीवन से अलग भी कर दिया जाता है, यानी बीच की ये कड़ी है। यहीं से जीवन की शुरुआत भी मानी जाती है, जबकि इसके पहले की घटना जीवन से बिल्कुल रहित है और इसके बाद की घटना जीवन से एकदम युक्त है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज आता है कि इनको हम प्री कैम्ब्रियन में भी रखते हैं और आवश्यकता अनुसार कैम्ब्रियन में भी रखते हैं। तो दोनों कालखंड में जाती हैं। कौन कौन से? विंध्याचल और कुडप्पा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैलकेरियस के डिपॉजिट पाए जाते हैं, यानी चूना युक्त अवसाद पाए जाते हैं जो अपने आप में जीवाश्म का साक्ष्य है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि परमोकार्बोनिफोरस का युग है, लगभग आज से 270 मिलियन वर्ष एगो, और इसी के साक्ष्य मिलते हैं आपको जबलपुर के टार्स के रूप में। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर विशेष। हाँ, थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं। वही सब चीज़ें हम लोग फिर से लिखे हैं, बस ये ध्यान रखना है कि यह भारत के परिप्रेक्ष्य में है। किसके परिप्रेक्ष्य में है? भारत के परिप्रेक्ष्य में है। यहाँ पर कह रहा है कि लगभग आज से 80 मिलियन वर्ष एगो, कब? 80 मिलियन वर्ष एगो जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की तरफ गई है तो वहाँ पर द्रास के समीप टकराने के कारण एक वहाँ पर फॉर्मेशन होता है कराकोरम, लेकिन उसी दौरान नीचे की तरफ आने वाला मैग्मा तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी भ्रंश के सहारे बाहर निकलता है और ज्वालामुखी की क्रिया भी करता है। तो यह उसी से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं। कहा है 80 मिलियन ईयर्स एगो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कोलाइड विथ तिब्बत प्लेट एट द्रास, कि द्रास के समीप क्या होती है? टकराती है। फिर क्या कह रहा है? क्लोज टू मीसोजोइक पीरियड, यानी मीसोजोइक पीरियड के लगभग अंत में। क्लोज मतलब क्या होता है? लगभग अंत की घटना है, जो आज से 70 मिलियन वर्ष पहले की है। और होता क्या है? दक्कन लावा का उद्गार होता है। तो हमने पहले ही कहा भारतीय प्लेट जब टकराई है तो भारत का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर कुछ फ्रैक्चर्ड हो जाता है और वहाँ पर कुछ भ्रंश बन जाते हैं, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। और इन्हीं भ्रंशों के सहारे द्रास के नीचे जो प्लेट मैग्मा के रूप में पिघली है, जो साउथ की तरफ मूव कर रही थी, वह इन्हीं भ्रंशों के सहारे बाहर निकल जाती है और इसी का नाम है दक्कन लावा। क्या नाम है? दक्कन लावा। तो यह दक्कन लावा की घटना और साथ में कराकोरम, यानी कराकोरम जब बन रहा था, ये सब घटनाएं एक साथ हुई हैं। पहले द्रास के साथ टकराया है, उसके बाद एक तरफ कराकोरम का उद्गार हो रहा है, माने उत्थान हो रहा है, तो दूसरी तरफ नीचे आने वाला मैग्मा आप कहेंगे नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी के माध्यम से बाहर निकलता है दक्कन लावा के रूप में। एक तरफ कराकोरम बन रहा था और एक तरफ दक्कन लावा का उद्गार हो रहा था। दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही हैं और एक ही पीरियड की हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है लगभग आज से 50 मिलियन वर्ष एगो की बात है और पीरियड था वही ओलिगोसीन, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट क्या होती है? रीयूनाइट हो जाती है। फिर आप आगे बढ़ते हैं। सीनोजोइक है। सीनोजोइक को हम कहते हैं टर्शियरी पीरियड, और इसी टर्शियरी पीरियड में पूरा हिमालय बनता है। लेकिन कौन कौन से पीरियड में कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हमने देखा है, फिर से रफ एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पर पैलियोसीन है जिसमें टेथिस सागर का संकुचन होता है। फिर आप देखते हैं इसी संकुचन के साथ साथ यहाँ पर बनेगा क्या? ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होता है। फिर आप देखते हैं पैलियोसीन और इयोसीन, यानी पैलियोसीन का लास्ट फेज है और इयोसीन का प्रारंभ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांस हिमालय भी बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है? ITSZ, यानी दोनों घटनाएं हो रही हैं। लेकिन टेथिस सागर की क्रम्पलिंग हो रही है, टेथिस सागर का संकुचन हो रहा है,
साथ में यहीं पर क्या बनेगा, ट्रांस हिमालय बनेगा, और इसी के बाद क्या होता है, ITS-Z बनता है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पीरियड होता है ओलिगोसीन, तो यहाँ पर ग्रेट हिमालय बनता है और MCT का फॉर्मेशन होता है। फिर मायोसीन में यहाँ पर देखेंगे लघु हिमालय है और MBF है। प्लियोसीन की बात करेंगे तो यहाँ पर शिवालिक है और HF है। साथ में यहाँ पर देख रहे हैं कि मानव का यहाँ पर उद्भव भी प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग इस मानव के विकास से संबंधित कौन कौन से यहाँ पर रेस हैं, कौन कौन से ट्राइब हैं, उन सब के बारे में अलग से पढ़ेंगे। कैसे इनका उद्भव हुआ है वो सब अलग पार्ट है, लेकिन फिर भी मानव का उद्भव यहाँ पर मान लिया जाता है कि यहीं से मानव का उद्भव हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पोस्ट प्लियोसीन यानी प्लियोसीन के बाद की घटना है, यानी प्लिस्टोसीन की घटना है। किसकी घटना है, प्लिस्टोसीन। पोस्ट प्लियोसीन मतलब प्लियोसीन के बाद की बात है, और प्लियोसीन के बाद कौन सी घटना होती है, प्लिस्टोसीन की घटना है। तो यह उसी की बात कर रहा है। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होती है, फिर से अलग हो जाती है। किसके माध्यम से, वही 90 डिग्री ईस्ट रेज के माध्यम से अलग हो जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अब देख रहे हैं यहाँ पर कि सीनोजोइक का जो क्वार्टरनरी वाला है यानी चतुर्थक पीरियड है, यहाँ पर क्या होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं नियोजोइक। और प्लिस्टोसीन सेकंड यानी दूसरा हिमयुग है। पहला हिमयुग कौन था, कार्बोनिफेरस, जिसके साक्ष्य आपके जबलपुर में टार्स के रूप में देखे जाते हैं, परिहिमानी का। और इसके जो साक्ष्य हैं इसमें कौन है, गुंज है, मिंडल है, रिस है और उर्म है। इसके साक्ष्य आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, फिर यहाँ पर है हिमालय के सेडिमेंट्री फॉर्मेशन से कश्मीर की घाटी का भी निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ भाई, हिमालय बन गया है तो हिमालय का कटाव छटाव होगा ही, वहाँ पर कुछ वेदरिंग होगी, कुछ वहाँ पर इरोजनल की एक्टिविटीज होगी। उसके कारण जो वहाँ पर उनके अवसाद हैं वो कहीं न कहीं डिपॉजिट किए जाएंगे। और कहाँ पर डिपॉजिट किए जाते हैं, कश्मीर की घाटी में। यानी कश्मीर की घाटी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, जबकि हिमालय पहले ही बन चुका है, लेकिन कश्मीर की घाटी बाद की घटना है जब बनती है। फिर कह रहा है प्लिस्टोसीन और होलोसीन पीरियड में एलुवियल फॉर्मेशन, यानी प्लिस्टोसीन का लास्ट और जो होलोसीन है उस पीरियड में, यानी होलोसीन की शुरुआत और प्लिस्टोसीन का अंत में ही जो विशाल मैदान है उसका फॉर्मेशन होता है। और उसमें कौन कौन से मैदान हैं, एक तो आपका सिंधु वाला मैदान है जो पंजाब वाला क्षेत्र है, दूसरा गंगा वाला जो मैदान है जिसमें आप देखेंगे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ये सब क्षेत्र आते हैं, जिसमें ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचला गंगा का क्षेत्र आता है, हम लोग पढ़ते हैं। फिर ब्रह्मपुत्रा का मैदान है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो इन सब मैदानों का फॉर्मेशन कब होता है, प्लिस्टोसीन तथा होलोसीन के पीरियड में, यानी प्लिस्टोसीन का लास्ट और होलोसीन के शुरुआत में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर अब देखते हैं कि जो हमारी सबसे पहली संरचना थी, क्योंकि है क्या, जहाँ से प्रश्न आएगा उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए। पूछा क्या जाता है, जैसे आपको खनिज संसाधन पूछा जाएगा, या फिर आर्कियन का कहाँ कहाँ विस्तार होता है, लोहे की खान कहाँ कहाँ पर है, तांबे की खान कहाँ कहाँ पर है, मैग्नीज की खान कहाँ कहाँ पर है, तो आप कैसे याद करेंगे। याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि खनिज संसाधन से युक्त जो चट्टान है वो जहाँ जहाँ पाई जाएगी वहीं पर यह खनिज संसाधन पाए जाएंगे, और जहाँ जहाँ एक खनिज संसाधन पाए जाएंगे वहीं पर उससे संबंधित उद्योग भी डेवलप होंगे, और जब उद्योग डेवलप होंगे तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। तो यानी कोई भी टॉपिक एक दूसरे से अलग नहीं है। उद्योग किस पर निर्भर करता है, खनिज संसाधन पर। खनिज संसाधन किस पर निर्भर करता है, चट्टानों पर, कि किस चट्टान से इसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए चट्टान का अगर आप सही प्रकार से वितरण समझ लेंगे कि कौन सी चट्टान कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको यह समझने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर कौन से खनिज संसाधन पाए जाएंगे और उस खनिज संसाधन पर आधारित कौन कौन से उद्योग धंधे वहाँ पर विकसित हो सकते हैं। तो जहाँ पर आर्कियन युगीन, धारवाड़ युगीन, कुडप्पा युगीन संरचनाएं पाई जाएंगी, वहाँ पर खनिज संसाधनों के प्रचुर भंडार भी पाए जाएंगे और वहीं पर ज़्यादातर कल कारखाने भी स्थापित होंगे।
तो इसीलिए उनका क्षेत्र कहाँ पर है उसके बारे में देखा जाएगा। तो हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे पहले तो आर्कियन ही है, क्योंकि यह आग्नेय चट्टान है, मौलिक चट्टान है और इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन इनका आर्थिक दोहन संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतनी उन्नत नहीं है, साथ में ये चट्टानें काफ़ी संगठित हैं, काफ़ी आंतरिक भाग में पाई जाती है, इसलिए इनका दोहन रेयर केस में ही हो पाता है, सामान्यतया नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी इनमें कौन कौन सी प्रमुख चट्टानें और हैं उनके भी नाम देख लेते हैं। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? विस्तार तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत में ये पाई जाती है मौलिक चट्टान के रूप में, लेकिन कौन कौन सी इसकी और चट्टानें हैं उसके बारे में यहाँ लिखा गया, आप पढ़ लीजिएगा। लिखा गया है दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक दो प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र पर फैली है। यानी पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत उसके 2/3 भाग पर यह आर्कियन की ही चट्टान क्या है, फैली हुई है। ठीक है, इसकी चट्टानें कहाँ कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, झारखंड यानी खास करके छोटा नागपुर एवं राजस्थान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पूरे लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत के ज़्यादातर हिस्सों में यह पाई जाती है। इसमें आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का हिस्सा थोड़ा कम है, तमिलनाडु वाला थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, यानी जो छोटा नागपुर वाला हिस्सा है, राजस्थान वाला, इन सब क्षेत्रों में क्या है, ज़्यादातर हिस्से में आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। और इन चट्टानों का वितरण हिमालय क्षेत्र में कश्मीर से म्यांमार तक भी पाए जाते हैं। भाई भारतीय प्लेट ही तो टकरा के जब भारतीय प्लेट आगे जाएगी और इसी के टक्कर से हिमालय बना है, तो हिमालय के जड़ में क्या रहेगा, आर्कियन युगीन चट्टान तो ही रहेगी। इसी के ऊपर अवसाद के माध्यम से क्या बने हैं, हिमालय के जो ग्रेट हिमालय हैं, लघु हिमालय हैं या फिर शिवालिक हिमालय, उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो उनकी आधारभूत जो मौलिक चट्टान है वो तो आर्कियन युगीन ही है, क्योंकि टकराई तो यही थी। तो जब टकराएगी तो उसकी मूलभूत चट्टान आर्कियन युगीन ही है। तो आप कह सकते हैं हिमालय की जड़ों में भी आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं, जिनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कश्मीर से लेकर के म्यांमार तक, यानी अराकान युमा होते हुए आपका अंडमान निकोबार तक ये संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ठीक है, यह उसी के बारे में लिखा गया है। फिर आप आगे देखिएगा इनका आर्थिक महत्व क्या है, यानी आर्कियन युगीन की जो चट्टानें हैं, जो मौलिक चट्टानें हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व यानी कौन कौन से खनिज संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देख लीजिएगा, भारत के खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है। इन चट्टानों में अनेक धात्विक, अधात्विक, दुर्लभ खनिज, कीमती पत्थर और गृह निर्माण से संबंधित कुछ यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं। किसमें, आर्कियन युगीन चट्टानों में, जिसमें खास करके कौन सा है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, अब्रक है। इन खनिजों का भंडार यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसमें, आर्कियन युगीन चट्टान में। ठीक है, तो इसलिए यह आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विस्तार आप देख रहे हैं, लगभग प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 क्षेत्र पर इसका विस्तार पाया जाता है। 2 राज्य छोड़ दिया जाए, जिसमें तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु छोड़ करके है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर विस्तार किसका देखेंगे, कुडप्पा का है। तो लेकिन फिर भी आर्कियन उसके भी मौलिक में है, यानी आंतरिक भाग में है। और जो जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर सतह पे भी ये नज़र आती हैं। तो जहाँ पर सतह पर आर्कियन रहेंगी वहीं पर दोहन भी होगा, जहाँ ज़्यादा आंतरिक भाग में रहेगी वहाँ पर दोहन संभव नहीं हो पाता है। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान, यानी आर्कियन हो गई, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का जो वितरण है, यानी कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं, तो उसमें सबसे पहला है दक्षिणी दक्कन, यानी जो दक्कन है उसी का दक्षिणी भाग है, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, जिसमें सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र ये सब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर प्रायद्वीप के मध्यवर्ती एवं पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें मैसूरू का पठार है, बंगलुरु का पठार है, रायलसीमा हिल है, ये सब जो क्षेत्र हैं यह उसकी बात कर रहा है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, इन सब जगहों पर आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर विस्तार कहाँ पर है, कर्नाटका में है। फिर आप देखेंगे इनका आर्थिक महत्व क्या है।
तो आर्थिक महत्व में यह सबसे ज़्यादा धात्विक है, यानी धातु से संबंधित जितने भी खनिज संसाधन हैं सबसे ज़्यादा इसी धारवाड़ क्रम की ही चट्टान में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान जहाँ जहाँ पर हैं वहीं पर लौह खनिज संसाधन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लौह ही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत हैं, देखिए लोहा है, फिर सोना है, मैग्नीज है, अभ्रक है, क्रोमियम है, तांबा है, टंगस्टन है, सीसा है, निकिल है और मूल्यवान पत्थर तथा गृह निर्माण संबंधित पदार्थ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आर्कियन से ज़्यादा आर्थिक महत्व किस चट्टान का है? धारवाड़ क्रम की चट्टान का है। क्यों? क्योंकि इनका दोहन काफ़ी सहजतापूर्वक किया जा सकता है और इनका विस्तार चूंकि आर्कियन के ही लेबलिंग के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो इसलिए जहां जहां पर आर्कियन थी वहां वहां पर लगभग धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं, जो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा रिच हैं। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्र कहां कहां पर है, लिख दिया गया, आप पढ़िएगा। यहां पर प्रायद्वीप का मध्यवर्ती पूर्वी भाग यानी छोटा नागपुर है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार नहीं, उसमें झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा और कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का उत्तरी सेक्शन और वेस्ट बंगाल का दक्षिणी पोर्शन, वहीं पर है छोटा नागपुर, तो वो भी सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इसका मतलब है दक्षिण, फिर प्रायद्वीप का मध्यवर्ती भाग और पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र भी जिसमें आपका अरावली वाला सेक्शन आ जाता है, राजस्थान वाला, वो भी सेक्शन है। सिंपल है कि जहाँ जहाँ आर्कियन है तहाँ तहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने प्रायद्वीपीय भारत में समझ लिया कि कौन क्षेत्र कहाँ पर है, तो इसलिए इसको समझने में आपको असुविधा भी नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसका वितरण हमने लिख दिया है कि आप यह समझ लीजिएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। इनका जो वितरण है, कुडप्पा यानी सीधा सीधा मेन कुडप्पा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, जो कुडप्पा बेसिन से निकला है। यहाँ पर कौन कौन सा है? कुर्नूल जनपद है तथा छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली एवं मध्य हिमालय। हिमालय में सब हैं, क्यों? हिमालय की जड़ों में इनका विस्तार पाया जाता है, तो इसलिए हिमालय में पाई जाती हैं। इनका महत्व क्या है? इनका भी आर्थिक महत्व ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये भी आर्कियन के ही अवसादन से ही तो बनी है। तो आर्कियन में अगर खनिज संसाधन है तो इसमें भी खनिज संसाधन रहेंगे। कौन कौन से हैं? लोहा है, मैग्नीज है, वेराइट है, एस्बेस्टस है, पापाघानी, मतलब एस्बेस्टस है, इसी का नाम है पापाघानी, तांबा है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब खनिज पाए जाते हैं। साथ में स्लेट है, संगमरमर है, स्टेराइट है एवं जैस्पर जैसे गृह निर्माण पदार्थ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर खनिज संसाधन में धात्विक चीज़ें थोड़ा कम हैं और अधात्विक तथा गृह निर्माण से संबंधित चट्टानें ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी खनिज संसाधन इसमें भी पाए जाते हैं जो धात्विक रूप में उपलब्ध हैं। लेकिन ज़्यादा धात्विक कौन है? कुडप्पा, धारवाड़ है। और कुडप्पा ज़्यादातर कैसी है? गृह निर्माण से संबंधित है और आर्कियन तो सबकी मौलिक है। तो इसका भी विस्तार आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर है। तो ज़्यादातर विस्तार आंध्र प्रदेश में है, कुछ छत्तीसगढ़ में है, कुछ राजस्थान, दिल्ली एवं मध्य हिमालय के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इनका भी विस्तार आप देखिए। प्रायद्वीपीय भारत के अलावा, यानी प्रायद्वीपीय भारत में तो पाई ही जाती है, मेघालय में भी इसका विस्तार पाया जाता है, साथ में अफगानिस्तान में भी इसके विस्तार देखे जाते हैं। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जिसमें आप देखेंगे कैलकेरियस के डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा, यानी जो चूना पत्थर हैं, संगमरमर जैसे जो चट्टानें होती हैं वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इनका भी आर्थिक महत्व है। इसमें बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, सजावटी पत्थर पाए जाते हैं, हीरा, गृह निर्माण पदार्थ, सीमेंट, चूना, सीसा, रसायन उद्योग हेतु कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। कहीं कहीं इनमें निकृष्ट कोट का लोहा एवं मैग्नीज भी पाया जाता है। यानी यह मैग्नीज और लोहा के लिए नहीं है, बेसिकली यहाँ पर गृह निर्माण संबंधित अच्छे खासे सजावटी पत्थर ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकेरियस की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में मैग्नीज और लोहा भी इसमें पाया जाता है। और खास करके एक बात दिया है, पन्ना एवं गोलकुंडा की जो प्रसिद्ध हीरा की खादान है वह विंध्य कांग्लोमेरेट से ही संबंधित, यानी विंध्यन की जो कांग्लोमेरेट चट्टान है उसी से संबंधित आपकी गोलकुंडा की खान है, जहाँ से क्या पाया जाता है? पन्ना जो हीरा है उसकी
यहाँ पर गोलकुंडा की जो खान है जहाँ से हीरा की खुदाई हुई है मिलता है। तो ठीक है, कोहिनूर जिसका नाम था, क्या नाम था? कोहिनूर हीरा, वो गोलकुंडा की खान से ही मिला था। और बेसिक अगर पन्ना की खान हम देखें तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जहाँ मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश में ज़्यादातर विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में ही पन्ना की खान है। लेकिन गोलकुंडा की जो खान है वहाँ पर उत्तम किस्म के हीरे पाए गए हैं, और उसी से कौन मिला है? कोहिनूर हीरा मिला है, जो सबसे कीमती है इस धरती का हीरा। किस खादान से मिला है? आप कहेंगे गोलकुंडा की खान से मिला है, लेकिन वह भी विंध्यन क्रम की चट्टान जो कांग्लोमेरेट है उसी से संबंधित है। तो ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, इन्हीं कह सकते हैं कि सभी प्रकार की चट्टानों का जहाँ जहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, उन्हीं चट्टानों का जहाँ जहाँ पर वितरण है, और उन्हीं वितरण से संबंधित बहुत से खनिज संसाधन उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो इसका मतलब अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा वह इसी से संबंधित, या इसका अगला पार्ट होगा, जिसमें हम लोग भारत के जो भी कुछ प्रमुख खनिज संसाधन हैं उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ धात्विक खनिज संसाधन हैं, कुछ आधात्विक खनिज संसाधन हैं, कुछ ईंधन से संबंधित खनिज संसाधन हैं। तो लेकिन उन सभी खनिज संसाधनों का हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।